चले भाई, हम लोग अपना पीईडी का जो टॉपिक है उसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक्स देखे थे। पहले हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा था। ठीक है। फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग उसकी वैल्यूज पे गए थे। आप लोगों को मैंने गेली से एक कॉन्सेप्ट याद कराया था। ग्रेटर है तो इलास्टिक है, लेस है तो इन इलास्टिक है। ठीक है। फिर आपके सामने डिफरेंट डायग्राम्स बनाई गई थी, इलास्टिक की अलग, इन इलास्टिक की अलग। सही है। इलास्टिक की जो होती है वो एक फ्लैटर कर्व बन रहा होता है, और इन इलास्टिक का जो होता है एक स्टीपर कर्व आपके पास आ रहा होता है। तो फ्लैटर स्टीपर की कहानी क्या थी कि हमें जो है इन एरोस को प्रूव करना था। फिर यूनिटरी इलास्टिक आया था। यूनिटरी इलास्टिक के अंदर मैंने बताया था कि हमेशा इक्वल चेंज आता है, ये एक चांद की तरह बन रहा होता है और हमेशा ही आपके पास एक इक्वल चेंज आ रहा होगा। पे परफेक्टली इन इलास्टिक की बात की थी, जहां पे कोई भी मेरे अलावा प्रोड्यूसर नहीं था, और फिर परफेक्टली इलास्टिक की हम लोगों ने बात करके क्लास को एंड किया था कि जहां पर हमारे पास थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर हैं जो कि सेम गुड, सेम क्वालिटी, सेम सारी चीजें बना रहे होते हैं। ये आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है याद रखने के लिए कि ये वैल्यूज होती हैं और ये इनका आंसर आता है फिर। ठीक है। अच्छा, आज हम लोगों ने डिस्कशन पहले तो करनी है इस बात पे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिक को इलास्टिक बनाते हैं और इन इलास्टिक को इन इलास्टिक बनाते हैं। ठीक है। ओवरऑल हम लोग परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इनके फैक्टर्स वापस से रिपीट नहीं होंगे। अभी जो फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक है। ठीक है। कि इलास्टिक में क्या होता है, इन इलास्टिक में क्या होता है। अब मेरी बात को सुनिएगा गौर से। शुरू के चंद एक तो बड़े कॉमन से हैं, बड़े सिंपल से हैं। पहला क्या है जी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बेटा बात सुनो, ये बात मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी लास्ट क्लास में बताई थी कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपके पास जो पीईडी होती है वो इलास्टिक होती है, और जितने कम सब्स्टिट्यूट्स आपके पास होंगे उतनी पीईडी आपकी इन इलास्टिक होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। सेकंड पॉइंट पे आएगा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड का क्या मतलब है? देखिए जी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम का मतलब है जी परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंज्यूमर है जो लेट से महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। ठीक है। महीने कितने पैसे कमा रहा है? लाख रुपए कमा रहा है। अब अगर मैं उसके राशन वगैरह की बात करूं, घर के सौदे वगैरह की बात करूं, तो बेटा इंसान भले जितना भी अमीर हो जाए वो रोटी उतनी ही खाएगा जितनी उसको भूख है। ठीक है। खाना उतना ही खाएगा, मेडिसिन उसी हिसाब से लेगा। तो मैं कहता हूं कि घर का जो हमारा महीने का राशन है, लेट से कितने का आ रहा है? 10,000 का आ रहा है। और रिमेनिंग आपके पास पीछे कितने पैसे बच गए? 90,000 बच गए। तो बेटा 10,000 का आपका राशन आ रहा है, यानी कि आपकी पूरी इनकम में से कितने का, कितने परसेंट का सिर्फ राशन आ रहा है? 10% का राशन आ रहा है। आप अपनी इनकम में से 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ राशन पे लगाते हैं, जो कितना है? 10,000। और रिमेनिंग 90% का क्या करते हैं आप वो लग्जरी पे स्पेंड करते हैं। आप आगे पीछे घूमने फिरने जाते हैं, आप लेजर पे स्पेंड करते हैं। यानी कि बेटा जो आपके लिए नेसेसिटी है, यानी कि आपका राशन हो गया, घर का आटा दाल चावल चीनी वगैरह हो गया, उस पे परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड लग रही, कम लग रही है। और दूसरी चीजों पे परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ज्यादा है, यानी कि लग्जरीज पे ज्यादा है। अब मैं इसी की मिसाल को थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। आपकी इनकम 1 लाख से कितनी हो गई? आपकी इनकम बेटा 1 लाख से हो गई है 2 लाख रुपए। कितनी हो गई है? 2 लाख रुपए। तो बेटा अगर आप अमीर हो जाते हैं तो क्या आपका डंगर बन जाएंगे, आप जानवर बन जाएंगे? आप 50 रोटियां खाएंगे दिन की? आप तो उतनी ही खाओगे ना भाई जितनी आपको जरूरत है। यानी कि अभी भी आप राशन पे कितना स्पेंड कर रहे हैं? 10,000। और अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से निकालूं तो ये 10% अब कितने में कन्वर्ट हो गई है? 5% पे। तो बेटा उसके बाद ये 10,000 रुपये स्पेंड करने के बाद जो 1,90,000 रुपये आपके पास बचा है, जो कि आपकी इनकम का 95% है, ये कहाँ पर स्पेंड हो रहा होगा? ये लग्जरीज पर स्पेंड हो रहा होगा, ये घूमने फिरने पे स्पेंड हो रहा होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड जितना कम होगा उतनी डिमांड इन इलास्टिक होगी, क्योंकि वो नेसेसिटी पे खर्चा हो रहा है। और जितना प्रोपोर्शन टू इनकम स्पेंड आपका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि वो लग्जरी पे स्पेंडिंग हो रही है। ठीक है। नेसेसिटी गुड इतना महंगा नहीं आता। आपका जो लेजर है या जो आपकी रिलैक्सेशन के जरिया है या जो आपकी फजूल खर्ची है, वो आपकी इनकम का ज्यादा परसेंटेज खींच रही होती है।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी नेसेसिटी गुड या फिर लग्जरी गुड। बेटा नेसेसिटी गुड वो गुड होता है जो कि आपके लिए जरूरी होता है, लग्जरी गुड वो गुड होता है विच इज नॉट असेंशियल फॉर लिविंग। तो नेसेसिटी गुड के हिसाब से नेसेसिटी वाले की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक, और लग्जरी वाले की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। ठीक है। टाइम पीरियड पे आते हैं, उससे पहले इस पे आए जरा, एडिक्टिव गुड पे और हैबिट फॉर्मिंग गुड पे। बेटा जी हैबिट फॉर्मिंग गुड क्या होता है, एडिक्टिव गुड क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। हमारे पास, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी गुड एडिक्टिव इन नेचर है, एडिक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल सिगरेट की बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल सिगरेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिगरेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिगरेट जो है वो एडिक्टिव इन नेचर होता है भाई, ठीक है ना। सिगरेट जो होता है वो एडिक्टिव इन नेचर होता है, हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, मतलब उससे जो है वो एक नेसेसिटी बन जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज के साथ एडिक्टेड होते हैं या वो गुड हैबिट फॉर्मिंग गुड है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। कैसी डिमांड होगी, इन इलास्टिक। लेकिन अगर एक गुड है जो कि एडिक्टिव इन नेचर नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, जब चाहें आप छोड़ सकते हैं, उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। यहां पर एक और पॉइंट भी आता है जिसका नाम है ब्रांड लॉयल्टी। क्या नाम है, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी की भी आप बात कर सकते हैं भाई। जब हम लोग आईफोन लेने जाते हैं, आईफोन यूजर्स के साथ ये हर किसी के साथ होता है, जो जो बंदा आईफोन चलाता है, तो जब भी वो दुकान पे आईफोन लेने जाता है तो पहले उसको एक कमरे में बंद किया जाता है और उस बंद कमरे में उससे कसम दिलवाई जाती है। वो कसम क्या है कि आईफोन से अच्छा ब्रांड पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। हम लोग कसम खा के उठते हैं वहां से। तो जब हम लोग कसम खा के उठते हैं कि जी आईफोन से अच्छा ब्रांड पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं आईफोन के साथ ब्रांड लॉयल हूं। अब आईफोन इसका फायदा उठाता है, वो हर साल क्या करता है, कैमरा ऊपर नीचे करेगा, टाइप सी लगा देगा, कैमरे का बटन लगा देगा, शटर बटन लगा देगा, चलो भाई लाख रुपए बढ़ गए, 1.5 लाख रुपए बढ़ गए। तो आईफोन तो यही मजाक करता है ना। लेकिन लोग लेते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो ब्रांड लॉयल है, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ ब्रांड लॉयल होंगे तो आपकी डिमांड होगी इन इलास्टिक। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ ब्रांड लॉयल नहीं होंगे तो आपकी डिमांड रहेगी इलास्टिक, ठीक है जी। लास्ट केस पे आइएगा, टाइम पीरियड वाला केस। देखो बेटा टाइम पीरियड जो आपका होता है ना, ये दो हिस्सों में टूटा हुआ होता है। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है। अब इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है या फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ इयर्स नहीं है कि शॉर्ट रन इस अरसे से लेके इस अरसे तक चलेगा या लॉन्ग रन इस अरसे से लेके इस अरसे तक चलेगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है या सिर्फ और सिर्फ फीचर्स पे डिपेंड करता है। अब मेरी बात को सुनना बड़े गौर से। बैक इन 2014 या 2015 सैमसंग एक वाहिद फोन था दुनिया का जिसने क्या इंट्रोड्यूस कराया, फिंगरप्रिंट सेंसर। सबसे पहले दुनिया में फिंगरप्रिंट सेंसर मोबाइल फोन में कौन लाया, सैमसंग लेके आया, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो 2014 या 2015 का टाइम था, उस टाइम पे सैमसंग के अलावा और भी मोबाइल फोन्स थे। यानी कि ओप्पो भी था या फिर आपके पास आईफोन भी था, ठीक है, नोकिया भी था, और भी बहुत सारे आपके पास मोबाइल फोन थे। लेकिन सैमसंग के अलावा कोई और ब्रांड फिंगरप्रिंट ऑफर नहीं कर रहा था। सैमसंग वाहिद ब्रांड था जो फिंगरप्रिंट ऑफर कर रहा था, सैमसंग के अलावा कोई भी बंदा फिंगरप्रिंट को ऑफर नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी कि हर वो बंदा जिसको अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट है, या हर वो बंदा जो डरता है कि यार मेरा फोन कोई और ना चला ले, या हर वो बंदा जिसको अपनी बेगम से डर होगा कि यार ये मेरा फोन ना खोल ले, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा सैमसंग के पास। क्यों, क्योंकि उस फोन में क्या लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बेटा बेगम इतनी जालिम तो है नहीं कि उसका अंगूठा काट के अपने साथ घूमेगी। तो उस बंदे के अलावा कोई भी उसका फोन नहीं खोल सकता क्योंकि फिंगरप्रिंट लग चुका था, ठीक है। तो शॉर्ट रन के टाइम पीरियड में सैमसंग ने क्या क्रिएट कर ली, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट। व्हाट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आप एक ऐसा फीचर अपने प्रोडक्ट में देते हैं जो कि दूसरों से हटके होता है। तो सैमसंग ने एक यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, हर बंदा पागलों की तरह सैमसंग के पास भागा। अब बेटा मेरी बात को समझना, मोबाइल फोन के लिए कॉम्पेटिटर्स थे, मोबाइल फोन के कंपेटिटर्स थे, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर का कंपेटिटर नहीं था। बाकी भी और बहुत सारे मोबाइल फोन थे, सोनी था, नोकिया था, आईफोन था,
लेकिन फिंगरप्रिंट का कोई और प्रोड्यूसर नहीं था। तो शॉर्ट रन में एक तो कंपटीशन भी कम, और शॉर्ट रन में आपने क्या क्रिएट कर ली है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो जब आप शॉर्ट रन में यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करेंगे और कंपटीशन भी कम है, तो शॉर्ट रन में पीडी के हिसाब से आपकी डिमांड कैसी होनी चाहिए, इनलास्ट। फास्ट फॉरवर्ड 2025, आज के टाइम पे बेटा घटिया से घटिया फोन में फिंगरप्रिंट आता है, हल्के से हल्के फोन में फिंगरप्रिंट आता है। अब अगर सैमसंग ये बात बोले कि जी मैं तो फिंगरप्रिंट देता हूं और मुझसे ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं, तो क्या हमें उसकी बात पे भरोसा आएगा? हम बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अब हर बंदा ही फिंगरप्रिंट दे रहा है। तो सैमसंग का वो फीचर जो कि यूनिक था अब यूनिक नहीं है, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट बहुत सारे फोन्स ऑफर कर रहे हैं, हर फोन ही ऑफर कर रहा है। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स बढ़ गए। तो लॉन्ग रन में जाके बेटा यही पीडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक में। तो शॉर्ट रन में पीडी क्या रहती है, इनइलास्टिक, क्योंकि कंपेरेटर कम है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। लॉन्ग रन में पीडी क्या हो जाएगी, इलास्टिक, क्योंकि कंपेरेटर ज्यादा हो गए और यूनिकनेस खत्म हो। ठीक है भाई। अब इसकी अभी की अगर मैं कोई मिसाल दूं, तो फ्लिप फोन, वो जो सैमसंग का वो है, वो जो यूं ऐसा खुल जाता है किताब की तरह, फ्लिप फोन आ गया। ठीक है, वो ऐसे वाला भी होता है और ये ऐसे वाला भी होता है, ठीक है ना, फोल्ड जिसे कहते हैं। इसके अलावा आईफोन का डायनामिक आइलैंड जब नया नया आया था, आईफोन के अलावा कोई नहीं दे रहा था, अब बहुत सारे फोनों में आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में इनकी वजह से बेटा डिमांड आपकी इनलास्टिक होती है, क्योंकि कंपैरेटर नहीं होता या कम होता है। लेकिन लॉन्ग रन में यही डिमांड किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इलास्टिक में। कोई मसले वाली बात, क्लियर है कहानी? बताएं जी, क्लियर है बेटा? मेरे आइकन पे आप क्लिक करेंगे अब्दुल हादी पे, तो चार्ट खुल जाएगी। समझ गया बेटा सारी बातें? डन हो गया। चलो, अब जरा अपनी बात को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग सीख रहे होंगे हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट पीईडी। ठीक है जी। देखो बेटा, पीईडी का जनरल सा फॉर्मूला क्या था, पीईडी इज इक्वल्स टू, पीईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा बेटा देखो, आप कोई एग्जामिनर के रिश्तेदार तो है नहीं कि आपको वो सारी वैल्यूज प्लेट में रख के दे देगा और बोलेगा जी मुझे पीडी कैलकुलेट करके बताएं, ऐसा तो कहीं नहीं होने वाला। तो अब सवाल ये कि सर किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में, क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझे कि परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला है। अगर उसने आपको सिर्फ प्राइसेस दी हुई हैं, परसेंटेज चेंज नहीं दी हुई, या फिर आपको सिर्फ डिमांड दी हुई है, परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो बेटा परसेंटेज चेंज का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सिंपल सा। वो क्या है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी ओवर ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस मांगता है आपसे, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर आपने साथ लेके जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। यहां पे देखें जरा, भाई आपके पास एक केस है, केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ गई आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ये आ रही है ओल्ड और ये आ रही है आपके पास न्यू। एग्जामिनर ऐसे ही देता है,
आपको प्राइसेस लिख के दे देगा, नई और पुरानी। सही है ना, नई और पुरानी जो है वो लिख के दे देगा। और क्या कहते हैं, आपको जो है अल्लाह आपका भला करे, आपको बोलेगा जी पीईडी कैलकुलेट करके दो। अब यहां पे देखो जरा। देखिए भाई, प्राइस, जब प्राइस 10 रुपए थी तब 100 यूनिट बिकते थे। ठीक है। आज प्राइस हो गई है 8 रुपए, तो अब 150 यूनिट्स बिक रहे हैं। कहता है जी मुझे कैलकुलेट करके दे दें पीईडी क्या चल रही है। अब अपने पास कैलकुलेटर खोल के रखिएगा। देखो बेटा, पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारे पास इधर परसेंटेज चेंज नहीं गिवन, तो मुझे परसेंटेज चेंज खुद निकालनी पड़ेगी। सही है। तो मैं एक एक करके दोनों की परसेंटेज चेंज निकालूंगा। पहले आए जरा हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कैलकुलेटर खोल के रखिएगा। क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय, क्या आ रही है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जल्दी से बताएं। फौरन, क्या आ रही है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? -50 नहीं बेटा, 50% आ रही होगी। 50% आ रही है, -50 नहीं आ रही। ठीक है। कितनी आ गई जी? 50%। सही है। अब निकाले परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या है जी? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय, कितनी आ गई है? कितनी आ गई? 20%। नहीं, ये -20% आ रही है। -20%। ठीक है, कितनी आ गई? -20%। बेटा सही तरीके से माइनस करें ना, ये आएगी -20%। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास परसेंटेज इन क्वांटिटी आ गई। सही है। हमारे पास परसेंटेज इन प्राइस आ गई। ठीक है। अब बेटा जब ये दोनों चीजें आ गई हैं तो मैं इसको इस फॉर्मूले में, सॉरी, इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब यहां पे देखिएगा जरा, पीडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा क्या पीडी की वैल्यू आ गई? हाँ हाँ दानियाल, उसी पे जा रहे हैं बेटा। पीडी की वैल्यू क्या आ गई? -2.5, यही आ रही है। -2.5 आ गई। वेरी गुड। अब मुझे बराए मेहरबानी ये बता दें कि ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, क्या है? वैल्यूज याद हैं? आपके सामने खोल देता हूं मैं, ये लो, ये रही वैल्यूज, ये रही। मुझे बताएं कि ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, क्या है ये? दानियाल कह रहे हैं सर इन इलास्टिक है। हबीबा क्या कह रही हैं? इलास्टिक है। जी, बाकी सब जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। इलास्टिक, इन इलास्टिक, बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आएगा। पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आता है। सर ये माइनस में क्यों आता है? ये माइनस में इसलिए आता है क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड बता रहा होता है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम होगी। तो वो इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से माइनस आंसर आता है। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने माइनस साइन को हमेशा क्या करना है? इग्नोर। माइनस साइन को क्या करोगे हमेशा? इग्नोर। उस पर उंगली रख दो, अंगूठा रख दो अपना। माइनस साइन को हमेशा क्या करना है? इग्नोर। अब क्या वैल्यू पढ़ने में आ रही है? 2.5। अब बताओ ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, क्या है? फौरन से, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, क्या है बेटा? एक्टिव रहो, होश में रहो, जल्दी बताओ। इलास्टिक, वेरी गुड। इलास्टिक, वेरी गुड। अब बेटा बात सुनो, मारिया का मैसेज, इलास्टिक, वेरी गुड।
इलास्टिक, वेरी गुड, शाबाश। अब मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना, अगर आंसर 1 से बड़ा है तो वो क्या रहेगा, इलास्टिक। माइनस को हमने क्या करना है, हमेशा इग्नोर। क्या करना है इसको, इग्नोर द साइन, ठीक है। लेट से अगर आंसर आता है -1.6, ये क्या होता, जल्दी बताओ। -1.6 क्या होता ये, -1.6 क्या होगा, इलास्टिक, शाबाश, इलास्टिक, वेरी गुड, इलास्टिक, इलास्टिक। -1.4 ये क्या होता, फौरन से, फौरी फौरी, इलास्टिक, 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 शाबाश। -0.9 ये क्या होता, -0.9, इन इलास्टिक, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शाबाश, एक्सीलेंट। तो बेटा जब भी 0 पॉइंट की फिगर आ जाती है, 0 पॉइंट की फिगर, वो हमेशा क्या होगा, इन इलास्टिक, ठीक है। अच्छा अगर आंसर आता है -1, -1 क्या होगा, पीईडी इज इक्वल्स टू -1, तो क्या होता, जल्दी से बताओ। इलास्टिक, जी, -1, दानियाल कह रहे हैं इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, एक्सीलेंट मारिया बेटा, यूनिटरी इलास्टिक, ये देखो, ये देखो, ये रहा यूनिटरी इलास्टिक, अगर इक्वल्स टू -1 है तो। गेम समझ गए, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, सिंपली न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, दोनों की परसेंटेज चेंज निकालनी है, और फिर उसको फॉर्मूले में पुट करना है। अच्छा बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, अक्सर क्या गलती करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी नीचे लिखेंगे, बोलेंगे सर एक ही तो बात है, अबे गधे एक बात कैसे है ये, तुमने फॉर्मूले को ही उलट कर दिया पूरा। तो डिमांड ऊपर आती है और प्राइस नीचे आती है। फिर कुछ गधे ऐसे ऐसे गधे देखने को मिलते हैं, कहते हैं सर 50 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0। अबे किससे मैथ्स पढ़ रहे हो, 50 डिवाइड बाय 50 0 होता है, 50/50 1 होता है। तो भाई ये बेसिक चीजें हैं, इनको जरा सा समझना, तरीके से करना, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, 6:12 हो रहे हैं, 6:20 तक का टाइम है, 8 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट पर क्वेश्चन। फौरन अटेम्प्ट करें, फॉरेन परसेंटेज चेंज निकालें और फॉरेन कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्जाम में आपको एक एमसीक्यू पे 2 मिनट ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉरेन से सबकी वैल्यूज निकालें और मुझे आंसर्स बताएं, शाबाश। अच्छा बेटा देखो, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज चेंज नहीं है तो वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बड़े सिंपल से केसेस हैं, आइएगा। सीधा सीधा न्यू माइनस ओल्ड वाला गेम हम लोग लेके चल रहे होंगे। पहले केस नंबर 2 कर लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को, पेन मैंने बहुत छोटा रखा हुआ है, सही है, नजर आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में बेटे आपके पास क्या चल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में बेटा आपके पास क्या चल रहा है, वो है ये रहा क्वांटिटी वाला, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया ये, -10%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या चल रही है आपके पास, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया जी, 100%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस -0.1, और ये -0.1 क्या होता है, इन इलास्टिक, ठीक है। जिनका गलत है बेटा मैच करो कि आप लोगों ने क्या गलती की है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिटरी, ये अपना केस नंबर 3 है जो कि यूनिटरी इलास्टिक है, कैसे है देखिएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है जी, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है जी, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ गया, -50%। तो बेटा 50% ओवर -50% इज इक्वल्स टू -1, जो क्या होता है, यूनिटरी, ठीक है। अच्छा केस 4 और केस 5, बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर इधर तो 0 आ रहा है, बेटा मेरा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इस वाले केस में, केस 4 में
कौन सी ऐसी चीज है जो कि अनचेंज्ड है? क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम चल रही है। तो यहां पे देखो बेटा, ऐसी कौन सी पीईडी है जहां पे आपकी क्वांटिटी हमेशा सेम चलती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, फौरन टिक मारो परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्वांटिटी चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद केस नंबर 5। 5 में कौन सी चीज अनचेंज्ड है? प्राइस। प्राइस आपकी सेम चल रही है। ऐसी कौन सी पीईडी है जहां पे आपकी प्राइस हमेशा सेम चलती है? परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। समझे? तो पहला था इनइलास्टिक, दूसरा था यूनिटरी, तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक, और चौथा परफेक्टली इलास्टिक। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी थी। तो आओ अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एग्जामिनर और क्या क्या शैतानियां करता है एग्जाम में। बेटा यहां पे देखो, मैं आप लोगों को हर तरह की पॉसिबल कैलकुलेशन करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में मसला ना हो। और क्या एग्जामिनर करेगा? बोलेगा भाई पीईडी जो आपकी चल रही है वो है लेट से -2, सही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो है आपकी लेट से 50%। ठीक है, मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल के बता दें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल के बता दें, ये सवाल आया है। तो बेटा इसका सीधा सा सोल्यूशन क्या है? पहले आप लिखेंगे पीईडी का फॉर्मूला, पीईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, पीईडी की वैल्यू क्या है? -2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड की वैल्यू क्या है? 50%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आ रही है आपके पास? एक्स, वो हमारे पास नहीं। सिंपली बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये -2x हो गया, -2x हो गया इज इक्वल्स टू 50%। तो ये x इज इक्वल्स टू 50% डिवाइडेड बाय -2। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी? -25%। क्या आ गई? -25%। कि आपके पास 25% से प्राइस चेंज हो रही है। अच्छा, अब लेट्स से एग्जामिनर ने थोड़ी सी और गूगली मार दी, इसी सवाल में और गूगली मार दी। उसने दो क्वेश्चन दिए। अच्छा, ऑप्शंस को देखना जरा। पहला ऑप्शन है, प्राइस की बात चल रही है, ठीक है, परसेंटेज इन प्राइस मुझे निकाल के बताएं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन प्राइस बाय 25%। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्राइस बाय 25%। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन प्राइस बाय 50%। और डी ऑप्शन है इंक्रीज इन प्राइस, ओ सॉरी, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस बाय 50%। ये आपके पास सवाल आया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है? सवाल आ रहा है, सही है। अच्छा, अब बच्चे ने जब ये चीज देखी कि सर 25% का तो आंसर आ गया, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपके दोनों गलत है। चेंज कितने से आ रहा है? 25%। अब सवाल ये, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 25% से प्राइस बढ़ रही है कि 25% से प्राइस कम हो रही है, बताएं जरा, बताएं जरा। 25% से प्राइस बढ़ रही है कि 25% से प्राइस कम हो रही है? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं गलत कराऊंगा ऑप्शन। सर डिक्रीज आ रहा है, दानियाल ने बोला डिक्रीज आ रहा है, मारिया ने बोला, मारिया पूछ रही है कि डिक्रीज आ रहा है कि इंक्रीज आ रहा है, कह रही है डिक्रीज आ रहा है। बाकी सब जल्दी से बताएं। हबीबा कह रही है सर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आ रही है? -25%। क्या आ रही है? -25%। तो बेटा हमेशा याद रखना, जिस भी परसेंटेज के साथ माइनस लगा हुआ है ना, जिस भी परसेंटेज के साथ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो चीज क्या हो रही है? फॉल हो रही। 25% से प्राइस आपकी गिरी है, 25% से प्राइस आपकी गिरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी।
सही है, डिक्रीज इन प्राइस बाय 25%। अब एक और बात सुनना, ये डिमांड है, ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ है 50%। बेटा सिंपल मैथ्स है, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये तो बिल्कुल ग्रेड 5 ग्रेड 6 की मैथ्स है। कोई नंबर है, उसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वो नंबर किस में है, पॉजिटिव में। तो यानी कि आपकी डिमांड 50% से बढ़ रही है और आपकी प्राइस 25% से कम हो रही है, ठीक है। या तो वो इस तरीके से पूछ सकता है, या तो वो इसमें और एक चालाकी क्या कर सकता है, बोलेगा भाई मुझे ना ये ओल्ड प्राइस जो थी आपकी, ओल्ड प्राइस जो थी वो 100 थी, मुझे ना न्यू प्राइस निकाल के बता दें, मुझे न्यू प्राइस निकाल के बता दें। अब वो ऑप्शंस दे रहा है, पहला ऑप्शन है 100 का ही, दूसरा ऑप्शन है 125 का, तीसरा ऑप्शन है 75 का, और चौथा ऑप्शन है लेट्स से 50 का, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला सिनारियो ये था, सही है, पहला सिनारियो ये था। दूसरा सिनारियो ये है। सर क्या आंसर होगा। बेटा प्राइस आपकी 25% से क्या हो रही है, गिर रही है। प्राइस 25% से गिर रही है। तो जब आपकी प्राइस 25% से गिरेगी, जब आपकी प्राइस 25% से गिरेगी तो बेटा ओल्ड प्राइस क्या थी, 100, 100 को 25% से कम कर देने का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, समझे बात को। तो ये बहुत तरीके होते हैं एग्जामिनर के पास खेलने के। क्लियर है बात, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा एक कमीनापन एग्जामिनर और भी कर सकता है, डिमांड पे लिख दे क्वेश्चन मार्क, डिमांड पे लिखे क्वेश्चन मार्क और प्राइस पे लिख दे जी लेट से 50%। बोलेगा जी अब मुझे जरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल के बताओ, तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा -2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितने की आ गई है बेटा, ये हो जाएगी -100% की। अब मुझे ये बताओ कि डिमांड 100% से बढ़ रही है कि गिर रही है, जल्दी से बताओ। डिमांड 100% से बढ़ रही है कि गिर रही है। हाँ जी, डिमांड 100% से गिर रही है कि बढ़ रही है, बेटा वापस से सुन लो। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। भाई क्या चेंज किया मैंने, इस बार मैंने कहा जी मुझे डिमांड निकाल के बता दो, ठीक है, डिमांड निकाल के बता दो। और प्राइस है 50%, परसेंटेज इन प्राइस कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आप पीडी वाले कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे अपने आंसर को, सही है। आप ये देखें जरा, -2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स क्या आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आ जाएगी आपके पास, -100%। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि डिमांड 100% से बढ़ रही है कि गिर रही है गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि परसेंटेज के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, परसेंटेज के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो डिमांड आपकी 100% से गिर रही होगी। बेटा कैलकुलेशन समझ आ गई हैं, कैलकुलेशन का गेम समझ आ गया है। मैंने हर तरह की पॉसिबल कैलकुलेशन आपको करवा दी है जो आपके P1 में टेस्ट हो सकती है, सही है जी, क्लियर है। चलें क्लास ऑफ कर रहे हैं बेटे, अल्लाह हाफिज।